जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्न को, जिसका टॉपिक है पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसे लूसेंट बुक से लिया गया है और टॉप स्पीड बुक से लिया गया है, जिसको वन लाइनर के फॉर्म में बनाया गया है, जिसको आपको याद करने में और पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए बिना किसी लेट के शुरू करते हैं। वर्धन वंश का पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 545। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, ठीक है। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान है, ठीक है। थानेश्वर कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा क्षेत्र के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है, ठीक है। पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्धन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, ठीक है। कौन कौन? तो राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री, ठीक है, जिसका विवाह हुआ था ग्रह वर्मा से, ठीक है। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो ग्रह वर्मा से शादी हुआ था। अगला प्रश्न है, मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी हत्या कर दी थी? तो ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी, ठीक है। मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी हत्या की? तो ग्रह वर्मा की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश यानी बंगाल का शासक शशांक ने धोखा देकर किसकी हत्या कर दी? तो राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश यानी बंगाल के शासक ने धोखा देकर किसकी हत्या कर दी थी? तो राजवर्धन की हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? शशांक ने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो शशांक ने कटवा दिया था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन कब थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो 606 ईस्वी में बैठा था, ठीक है। हर्षवर्धन कब गद्दी पर बैठा था, यानी हर्षवर्धन कब थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो 606 ईस्वी में बैठा था। अगला प्रश्न है, हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष ने किससे पराजित किया था? तो शशांक को पराजित किया था, ठीक है। हर्ष ने किसको पराजित किया था? तो शशांक को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, ठीक है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, हर्ष हो गया हेनसांग और हर्ष हो गया हर्षवर्धन, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हेनसांग को यात्रियों में क्या कहा जाता है? तो राजकुमार कहा जाता है, और नीति का पंडित कहा जाता है, एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हेनसांग को यात्रियों में क्या कहा जाता है? तो नीति का पंडित कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के किस शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था? तो महायान, ठीक है। राजा हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है, हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो भान भट्ट, ठीक है।
हर्ष के दरबारी कवि का नाम क्या था दोस्तों? तो बाणभट्ट था। अगला प्रश्न है, हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो भरचू। ठीक है, बाणभट्ट के गुरु का नाम क्या था? तो भरचू है। अगला प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में और एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किनकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना है। हर्षचरित्र में सिंचाई के स्थान के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तुला यंत्र का। ठीक है, हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? तुला यंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसे जल पंप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो मथुरा। ठीक है, हर्ष के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो लोकपाल का उल्लेख किया गया। ठीक है, हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो लोकपाल का उल्लेख किया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।